बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल करना है और किन किन चीज़ों को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। आज उसके ऊपर हम एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से दोस्तों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि अकाउंटिंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हर एक का अपना अपना मेथड होता है। मैं आपसे अपना मेथड शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसकी तरफ देखना नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट ढूंढनी है। चलें हम ढूंढ लेते हैं रिक्वायरमेंट। ये यहाँ पे लिखी है, तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को रीड करना है। चलें रीड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करेंट एसेट एडिशन। हमें क्या फाइंड करना है, बिल्डिंग की कॉस्ट को फाइंड करना है। ये तो रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। देन हम सोचेंगे कि यार ये जो बिल्डिंग है वो IAS 16 के अंदर भी क्लासीफाई हो सकती है, वो बिल्डिंग जो है IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर भी क्लासीफाई हो सकती है, और वो जो बिल्डिंग है वो जो है अपना IAS 2 के अंदर भी क्लासीफाई हो सकती है। अगर रीसेल पर्पस के लिए लिया है तो IAS 2 के अंदर, और अगर अपने यूज़ के लिए लिया है तो IAS 16 के अंदर, और अगर रेंट आउट करा हुआ है बिल्डिंग को तो वो IAS 40 के अंदर क्लासीफाई होती है। सेकंड, हम लेते हैं कि अगर ये IAS 16 का क्वेश्चन होता तो एसेट की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती, तो वो सारे खर्चे जो कि एसेट को वर्किंग कंडीशन और यूजेबल लोकेशन पर लाने के लिए लगते हैं, उन सारे कॉस्ट को हम शामिल करते हैं। और कौन कौन सी कॉस्ट को हम शामिल नहीं करते, आपकी जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको शामिल नहीं करते, लेकिन जो प्रोफेशनल की फ़ीस है उसको शामिल करते हैं। इसी तरह जो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसको भी हम शामिल नहीं करते। अगर शामिल हुई है तो उसको हम लेस करते हैं, और अगर शामिल नहीं हुई है तो उसको इग्नोर करके सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। चलें अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक। एन एंटिटी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज़, अपने यूज़ के लिए। पता चला कि ये क्या है, IAS 16 है। IAS 16 के मुताबिक इसकी अकाउंटिंग होगी। ऑन 1 अप्रैल 2007 अकाउंटिंग के क्वेश्चन में जहां भी डेट नज़र आया आपने उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये बात याद रखें। अच्छा, बिल्डिंग है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, परचेज प्राइस ऑफ लैंड, एक लैंड खरीदा है। जाहिर है ज़मीन खरीदेंगे तो उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनेगी। देन स्टैम्प ड्यूटी 5000 पे करा है, लीगल फीस हमने दिया है, साइट प्रिपरेशन करने की कॉस्ट हमने पे की है, मटेरियल के लिए हमने क्या किया है 100,000 पे किए हैं। देन लेबर को हमने पैसे दिए हैं 150,000। अब देखें किस पीरियड से किस पीरियड तक लेबर को पे किया है, डेट आया उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अकाउंटिंग का पेपर है, डेट को अंडरलाइन करेंगे। 1 अप्रैल 2007 से 1 जुलाई 2008 तक लेबर को पैसे पे किया है। देन आपके पास है आर्किटेक्ट की फ़ीस। आर्किटेक्ट बंदा क्या होता है, प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल की फ़ीस को हम शामिल करते हैं। देन फिर हैं कुछ जनरल ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स क्या होते हैं और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, ये फिर मैं कभी बताऊंगा। अब आपने ये समझना है कि जनरल जो ओवरहेड्स या अपोर्शन ओवरहेड्स को हम एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो देन हम उस ओवरहेड्स को भी कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड्स को। अच्छा, अब पता चला कि अब हम देखेंगे कि क्या ये जो आइटम्स ऊपर दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द मटेरियल। अब मटेरियल के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है तो मटेरियल को यहाँ से हाईलाइट करें और मटेरियल यहाँ से हाईलाइट करें। ऊपर कितने पे आ रहा है, 100,000 का। ठीक। मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मटेरियल लगा। क्यों लगा? ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द मटेरियल कॉस्टिंग 100 मिलियन हैड बीन स्पॉइल्ड। 10 मिलियन का मटेरियल क्या हुआ है, पता चला कि वो ख़राब हो गया है। ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट को इसके अंदर हम शामिल नहीं करते हैं कि हमारा किस में जाता है, P&L से माइनस करते हैं। ठीक हो गया। एंड देयर फॉर वेस्टेड, वो तबाह हो गया। इसकी वजह से ए फर्दर 15 मिलियन वाज इनकर्ड ऑन मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिज़ाइन वर्क। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया है, ये मटेरियल ज़ाया हुआ था, उसकी वजह से और 15 मिलियन का लगा। तो ये क्या है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये लॉसेस हैं। ठीक है ना। ये हमारे एक्सपेंस है। ये जब हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का तो हम उसको वहाँ पे शो करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, बिल्डिंग की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम सिंपल बिल्डिंग की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 25 10 + 15
25 मिलियन, लेकिन ये ऊपर 1000 में है, तो इस 100,000 में से हम 25,000 को लेस करेंगे। ठीक, आप इसको पढ़ लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, मटेरियल जो ज़ाया हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, वर्क ऑन द बिल्डिंग सीज्ड, बिल्डिंग का काम क्या हुआ, रुक गया। तो क्या हुआ, फॉर ड्यूरिंग, इस टाइम पीरियड के लिए बिल्डिंग का काम रुका है, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द अप्रोक्सीमेट 9 मिलियन ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेटेड टू दिस पीरियड। ठीक है, बिल्डिंग का काम रुका था, और जब बिल्डिंग का काम रुका था तब भी लेबर को हमने उनका जो है वेजेस पे करा था, वो कितने थे, 9000। ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। याद रहे लेबर की सिर्फ उसी कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, उसी वेजेस को कैपिटलाइज करेंगे जो कि ड्यूरिंग वर्किंग हमने लेबर को पे किया है। यानी जब लेबर काम कर रहे थे तो तब हमने उनको जो सैलरी दी है उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। उसके अलावा जब वर्किंग नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे काम रुकने की वजह से, तो उस टाइम पर हमने जो पैसे पे करे हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेंस है, तो वो माइनस होना चाहिए। तो 9 मिलियन कहाँ से माइनस होना चाहिए, ये यहाँ से, लेबर की कॉस्ट में से। तो ये आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी रीड करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है चीज़ों को सॉल्व करना। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर कोशिश करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। साथ साथ एक्सेल को भी देखें कि हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं। शिट, अच्छा ओके, इसको हम तो सबसे पहले हम शामिल करते हैं बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या है, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितना पे करा है, 25,000, सॉरी 2,50,000 ये आ गया। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी हमने पे किया है, ये कितनी है जनाब, ये है 5,000। ठीक है, इसको भी शामिल करेंगे। अच्छा, लीगल फीस, इसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि इस बंदे को पैसे देंगे नहीं तो ये हमें काम करने देगा नहीं, इसलिए सबसे पहले तो इसी को ही शामिल कर दिया। अच्छा, साइट प्रिपरेशन, बिल्डिंग बनाने के लिए साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो जो बंदे प्रिपेयर करेंगे उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको हमने कितने पैसे दिए हैं, 18,000 के करीब, इसको भी शामिल करेंगे। अच्छा जनाब, क्लिक, ये हो गया 18,000, उसको भी शामिल किया। अच्छा, मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल्स हमने, इस बंदे ने जो शामिल किया था वो 100,000 की शामिल किया था, 1 2 1 2 3 100,000, ये यहाँ ऊपर देख लें 100,000 शामिल किया था। लेकिन इसमें क्या है, एबनॉर्मल जो मटेरियल लॉस हुआ था उसका खर्चा भी इसके अंदर शामिल किया है, जबकि उसका खर्चा यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए। वो कितना था, 25,000। तो इस खर्चे को कहाँ पे आना चाहिए, इसको हम जब एक्सट्रैक्ट बनाओ बोले तब प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे, लेकिन अभी यहाँ बनाने के लिए इसने ये बोला है तो सिंपल माइनस करेंगे, तो 75,000। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इस पर थोड़ी सी हमने क्या किया है, वर्किंग किया है। अच्छा जनाब, अच्छा अब हम लेबर की बात करते हैं। लेबर को अगर देखें तो हमने लेबर को टोटल कितना पे किया है, 150, लेकिन इस 150 में वो एलिमेंट भी शामिल है कि काम रुका हुआ था लेकिन हमने लेबर को तनख्वाह पे किया था। ठीक हो, 150,000 में से वो कितना था, 9,000। अब ये जो 9,000 है ये हमारा एक्सपेंस था, क्योंकि लेबर के केस में हम बताया कि वही कॉस्ट शामिल करते हैं जो कि वर्किंग पीरियड में हमने उसको लेबर को पे करा है, तो ये भी माइनस करेंगे। अगर एक्सट्रैक्ट बनाओ बोले तो ये 9,000 और जो ऊपर मटेरियल का लॉस था उन दोनों को मिला करके शो करेंगे, तो ये दोनों हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो ये आ गया 1 लाख, ये अच्छा। इसके बाद आर्किटेक्ट की क्या है, फ़ी है, वो कितनी है, 20,000। याद रहे ये प्रोफेशनल बंदा है तो इसकी फ़ीस को हम शामिल करेंगे। ठीक, लेकिन अगर ट्रेनिंग कास्ट होती तो उसको हम क्या करते, शामिल नहीं करते। डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है तो आप कैसे करोगे, एक्सेल में इक्वल टू दबाओगे, SUM सम लिखोगे। तो सम कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सम करना है, तो इसका आंसर आ गया ये 519। ठीक हो गया। अब ये बिल्डिंग क्या हुई है देखते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है यहाँ पे 1 जुलाई, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है वैसे इसको गौर से देख लें। अच्छा, ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है यहाँ पे इस डेट को, ठीक है, 1 जुलाई 2008। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम यहाँ से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे बिल्डिंग क्या है, कंप्लीट हुई है, मींस अवेलेबल फॉर यूज़ हुई है। तो डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज किया जाता है, अवेलेबल फॉर यूज़ से चार्ज किया जाता है। ऑक्यूपाई यहाँ से हुई है तो यहाँ से हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की बात करी ही नहीं है तो इसके ऊपर हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, जो कहा है आपने वो करना है। तो ये आ गया हमारे पास 519 आंसर।
होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।